नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं भारत की इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में। तो अब वो कब शुरू होगी दोबारा? तो अभी देखो, जैसे सेकेंड वेव अप्रैल महीने की बात करूं तो काफी घातक रही है, जिसके चलते बहुत सारे राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने लॉकडाउन के मेजर्स लगाने शुरू कर दिए अपने अपने राज्यों में। किसी ने 10 दिन का लॉकडाउन लगाया, किसी ने हफ्ते का, किसी ने 15 दिन का। तो अभी वो एक बार लॉकडाउन लगाने के बाद भी उसको एक्सटेंड करे जा रहे हैं। ओके, तो ये जैसे मैंने शुरुआत में भी मैंने जो है अप्रैल महीने में मैंने काफी बार ये लेक्चर में बातें की थी कि अगर एक बार लॉकडाउन लगता है ना, अगर सिचुएशन बन जाती है लॉकडाउन लगाने की, चाहे वो 15 दिन का लगा है ना, जरूरी नहीं है कि वो 15 दिन तक ही रहेगा, वो एक्सटेंड होगा ही होगा। तो अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अभी एस एंड पी के द्वारा जो यहाँ पर ये डाटा दिया जा रहा है, तो एस एंड पी का मतलब है स्टैंडर्ड एंड पुअर। तो ये एक तरह की रेटिंग एजेंसी है। तो रेटिंग एजेंसीज का काम क्या होता है? रेटिंग एजेंसीज का काम होता है कि जो भी किसी देश में अलग अलग सेक्टर्स में जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, पर्टिकुलर कोई भी कंपनी है ना, तो उसका उसकी क्या दशा है, क्या परफॉर्मेंस है। अगर वो कोई स्टार्टअप है, कोई कंपनी है, कितने एम्प्लॉयज है, किस तरीके से ग्रो कर रही है, कितना उसका टर्नओवर हो गया, कितने का उसके कुल एसेट्स हैं। ओके, तो पिछले 10 सालों का क्या इतिहास रहा, फ्यूचर में अभी क्या करेगी। तो इस तरीके से ना ये अपनी रेटिंग्स देते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी को। तो रेटिंग्स में जैसे हम बात करें, हो गया, किसी को डी ग्रेड दे दिया, किसी को सी ग्रेड दे दिया, किसी को बी, डबल बी, ट्रिपल बी प्लस। ओके, इसी तरीके से किसी को ए ग्रेड दे दिया, डबल ए, ट्रिपल ए प्लस। मतलब जब जहां पर ट्रिपल ए प्लस ग्रेड जिस कंपनी के पास है ना, इसका मतलब है वो कंपनी बहुत जबरदस्त है इन्वेस्टर्स के लिए। तो इन्वेस्टर जो ना आंखें बंद करके उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न, स्टेबल रिटर्न उनको मिल जाएगा। मतलब दिक्कत, चिंता नहीं रहेगी कि कहीं पर मेरा पैसा डूब ना जाए अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में लगाता हूं तो। ओके, तो इस तरीके से इन रेटिंग एजेंसीज को पढ़कर ही जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स है ना, अपना पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में। ओके, तो अभी ये भारत की इकोनॉमी के बारे में भी बताती हैं, और भी वर्ल्ड की काफी इकोनॉमीज के बारे में अपना डाटा बताती हैं कि क्या जीडीपी रहने वाली है, क्या ग्रोथ रहने वाली है। तो अभी वही बात कर रहे हैं। अभी जो इकोनॉमिक रिकवरी होगी ना भारत की, वो भी अगले क्वार्टर में जाकर होगी। ओके, तो अभी ये भी एसबीआई रिसर्च की बात करें तो ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ओके, एसबीआई की। तो ये भी कह रही है कि सिंगल डिजिट ग्रोथ ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये वाला जो फिजिकल ईयर चल रहा है 2021-22। ओके, तो ये फिजिकल ईयर शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2021 को, खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 क्वार्टर्स होंगे, अभी पहला क्वार्टर चल रहा है। तो अभी आगे यही बात कर रहे हैं। तो एस एंड पी कह रहा है कि अभी नेक्स्ट क्वार्टर में जो है अच्छा खासा जो है रिकवरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो फिच है, तो फिच जो है ना, ये भी एक यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इसने जो यहाँ पर प्रोजेक्शन लगाई है, तो ये कह रहा है कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा जो है भारत का, वो 8.3% के आसपास रहेगा। तो भारत सरकार मतलब इसको कंट्रोल करके चलना चाह रही है कि हम इसको 4.5% तक रखें 2025 तक। तो इस साल जो बजट दिया गया है ना निर्मला सीतारमन के द्वारा 1 फरवरी 2021 को, उसमें टारगेट रखा गया है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो ज्यादा ना बढ़े। ओके, जो वित्तीय घाटा होता है वो ज्यादा ना बढ़े, उसको 4.5% तक कंट्रोल करके लेकर आना है। ओके, तो अभी ये 9% से अबव चल रहा है। तो ये 2025 तक का टारगेट रखा हुआ है। तो पहले हमारा टारगेट इससे भी नीचे था, पहले टारगेट था 3% ऑफ द जीडीपी रखना है। तो ये जो 8.3%, 4.5%, ये जीडीपी का परसेंटेज है। ओके, मतलब जीडीपी जितने भी यहाँ पर कुल जीडीपी होगी हमारे भारत की, उसका यहाँ पर 8% या यहाँ पर 10%, 4.5% उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, तो ये इनकी यहाँ पर प्रोजेक्शन लगाई जा रही है कि इतना फिजिकल डेफिसिट रहेगा। तो देखो, भारत सरकार जब भी कोई बजट बनाती है ना, तो बजट हमेशा यहाँ पर डेफिसिट होता है। मतलब कि जो टैक्सेस के रूप में पैसा भारत सरकार के पास आता है वो पर्याप्त नहीं होता है कि सभी सभी खर्चे उसी टैक्सेस के पैसे में से निकल जाए। जितने भी स्कीम्स में भारत सरकार ने पैसा देना है, या फिर इसके अलावा जो हमारी आर्म फोर्सेस को जो पैसा जाना है सैलरीज के रूप में, या फिर और कोई इक्विपमेंट वगैरह खरीदना उसके रूप में, और भारत में काफी सारे खर्चे होते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहां पर फंडिंग चाहिए। तो मतलब हमेशा भारत सरकार क्या करती है, मार्केट से पैसा उठाती है, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है। तो यहाँ पर ये भी 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड बॉन्ड के तरीके से होता है। तो यहाँ पर लोग पैसा डालते हैं तो यहाँ पर रिटर्न मिलता रहता है 10 सालों तक। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू अगर यहाँ पर कोई बॉन्ड खरीदे जाते हैं, तो इसमें स्टेबिलिटी की यहाँ पर चांसेस रहते हैं कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा, पैसा कहीं डूबेगा नहीं। ओके, रिटर्न मिलेगा ही मिलेगी, डूबेगी नहीं। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि जब पैसा बाहर ज्यादा उठा लें तो यहाँ पर जो है ना, कर्जे का भार अतिरिक्त हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। जिसके चलते जितना खर्चा करते हैं उस हिसाब से मतलब जो टैक्स आता है उसकी फिर जो
कर्जा उठाया उसकी ब्याज की किस्तें भी देनी है, तो मतलब कि बात नहीं बन पाती। ओके, कर्जा ज्यादा हो जाता है तो मतलब काम बहुत कम होता है, जिसके चलते फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जाता है, तो ये अभी काफी बढ़ चुका है। तो अगर हम बात करें ना S&P की, तो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर से लेके मार्च की अगर बात करें ना हम, मार्च 2022 तक, तो हो सकता है कि मतलब उस समय थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिले। तो इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन से महीने का इम्पैक्ट पड़ेगा, अपनी जो अप्रैल से लेके जून तक का जो जो क्वार्टर चलेगा ना, ये फर्स्ट क्वार्टर हमारा खत्म हो जाएगा अप्रैल मई जून तक, और जून तक ये खत्म हो जाएगा। तो जो यहाँ पर इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन होगी, इकोनॉमी सुकड़ेगी, लॉकडाउन जितने लगेंगे, इकोनॉमी यहाँ पर बंद रहेगी, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर अक्टूबर से लेके मार्च तक, ये जो तीसरा क्वार्टर और जो चौथा क्वार्टर रहने वाला है, तो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा रिकवरी पे। ओके, तो ये S&P की, यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की ये प्रोडिक्शन लगाई जा रही है। ओके, अक्टूबर जो है हमारा थर्ड क्वार्टर है। ओके, जो यहाँ पर जो अगर जनवरी फरवरी मार्च की बात करें तो ये लास्ट क्वार्टर होता है फिस्कल ईयर का, तो ये फोर्थ क्वार्टर है। ओके, तो इंडिया जो है अभी डबल डिप यहाँ पर देखने को मिल सकती है, मतलब दोहरी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है भारत की इकोनॉमी की रिकवरी में। तो काफी समय लगने वाला है, सेकेंड वेव ने इतना झटका दिया है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि फिजिकल ईयर 2022 में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये कम ही रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पर जो है ना आने वाले 2 सालों में ही हम जो है ना रफ्तार के तौर पर रिकवरी कर सकेंगे, मतलब हमारी ग्रोथ में कुछ रफ्तार देखने को मिल सकेगी। तो यहाँ पर ये एस्टिमेट दे रहे हैं कि मतलब कि जो यहाँ पर परचेजिंग पावर है, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर हिट देखने वाला है, मतलब कि नुकसान पहुंचेगा। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो परचेजिंग पावर कहाँ से बढ़ेगी? तो पैसा तभी आएगा जब कोई जॉब होगी तो इनकम आएगी तो यहाँ पर वो खर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ पर भी डाउन साइड देखने को मिल रहा है, ग्रोथ यहाँ पर मॉडरेट ही यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि would not have much impact on fiscal settings और sustainability of debt stock। जो यहाँ पर कर्जे का स्टॉक है उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो लोन एग्रीमेंट्स वगैरह ऑलरेडी बैंकों ने जो पैसा क्रेडिट किया हुआ है बोरोर्स के ऊपर, उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसको मैनेज करेगी भारत सरकार। तो अभी सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो मतलब डबल डिजिट तक हम नहीं पहुंचने वाले। अगर मैं बात करूं कि बात भारत की जीडीपी 11% 12% हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो अभी ये 1 या 2% 3% इससे भी नीचे ही रहने वाली है। तो यहाँ पर SBI रिसर्च, तो ये भी यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, तो ये बात करेगी डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर देखने वाली, मतलब चांसेस नहीं है फिजिकल ईयर 2022 में। तो यहाँ पर जो फिजिकल ईयर 2022 के यहाँ पर जो डाटा फॉरकास्ट किया गया है अप्रैल में, तो यहाँ पर डाउनग्रेडेड हुआ है। यहाँ पर 11% से कम होकर 10.4% में यहाँ पर आ गया है। एक्टिविटीज की अगर बात करें ग्रोथ की, अप्रैल इसे ये सिर्फ यहाँ पर अप्रैल महीने की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर अभी देखो भारत में अभी तक 48 लाख कोविड केसेस जो ना अभी रिपोर्ट अभी किए जा चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी हैं। तो जब रिस्ट्रिक्शंस लगेगी तब यहाँ पर इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ S&P ग्लोबल रेटिंग्स, तो ये यहाँ पर अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ओके, तो यहाँ पर एक डिवीजन है S&P ग्लोबल की, तो ये S&P ग्लोबल के अंतर्गत ये काम करती है। ओके, और यहाँ पर ये पब्लिश करती है फाइनेंशियल रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज। तो इन सब के ऊपर इनके रिसर्च रहती है, तो डाटा ये जारी करते रहते हैं, तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर पढ़ते रहते हैं, समझ लेते रहते हैं। और S&P यहाँ पर जो 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना, तो उनमें से ये सबसे बड़ी है। ओके, तो यहाँ पर आमतौर पे जो सबसे मशहूर नाम रहता है वो रहता है मूडीज का। ओके, तो यहाँ पर मूडीज इन्वेस्टर्स करके यहाँ पर सर्विस देते हैं इन्वेस्टर्स को। तो मतलब ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये भी अमेरिका की है। ओके, तो अगर फिच रेटिंग्स, तो यहाँ पर ये भी काफी बड़ी ये मतलब एजेंसी है। ये भी आपको जो है ना कंपनीज के व्यवहार परफॉर्मेंस के बारे में रिसर्च करके बताते हैं कि ये सिनेरियो रहने वाला है। अगर किसी कंपनी के आप स्टॉक खरीदते हो, बॉन्ड खरीदते हो, क्या फायदा होगा इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर्स को सर्विस यहाँ पर मिलती है। तो ये पैसा कैसे कमाते हैं, जो ये रेटिंग्स वगैरह बताते हैं ना किसी भी कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर इन्वेस्टर यहाँ पर सर्विस लेता है। तो यहाँ पर उसके यहाँ पर पैसे भी इन्वेस्टर्स ही देता है। ओके, समझे। यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएस में। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पर 10,000 प्लस है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी S&P ग्लोबल है, और फाउंडर इसके हैं हेनरी वार्नम पुअर, और यहाँ पर इसको बनाया गया था 1860 में। और अगर मैं बात करूँ SBI, तो यहाँ पर SBI रिसर्च की बात करूँ तो यहाँ पर ये डिवीजन है marketresearch.com की। ये भी वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्रीगेटर है यहाँ पर सिंडिकेटेड मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स की। तो यहाँ पर भी मार्केट की रिसर्च रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया जाता है, और यहाँ पर ये भी बहुत तरीके की यहाँ पर सर्विसेज को यहाँ पर ऑफर करते हैं इन्वेस्टर्स के सामने, प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं इन्वेस्टर्स के सामने। तो यहाँ पर टू एड्रेस नियरली एवरी नीड फॉर द बिजनेस इंफॉर्मेशन दैट एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर डिसीजन मेकर्स में है। मतलब इन सब बंदों को, अगर देखो डिसीजन मेकर्स को डिसीजन लेना है तो कोई पर्याप्त अच्छा डाटा होगा, उस हिसाब से वो लेते हैं कि फ्यूचर का डिसीजन अपनी कंपनी के बारे में क्या लें। अगर कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो ये बहुत मतलब एक तरीके से ना हेल्प कर देते हैं कि मतलब
ऐसे मतलब ऐसा है कि अंधेरे में तीर चलाना, तो उससे अच्छा है कि कुछ डाटा देख लो, रिसर्च कर लो किसी कंपनी के बारे में, तो उससे फायदा रहता है, नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं। और अगर बात करूं मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर ये इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर यहाँ पर बैंक है ये, तो यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज ये प्रदान करते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र में। और इसके जो चेयरपर्सन है वो है दिनेश कुमार खरा, और इसको बनाया गया था 1 जुलाई 1955 को। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और शेयर करें इस लेक्चर को, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।